नमस्ते साथी रोबो कैपिटल्स। आशा है कि आप ठीक हैं। हमें नया सीपीआई डेटा मिला है और वार्षिक वर्ष दर वर्ष संख्या बढ़ गई है। तो यह सवाल उठता है, फेड अब क्या करेगा? उनके पास वर्ष दर वर्ष सीपीआई बढ़ रहा है। उन्होंने अभी 25 आधार अंकों से कटौती की है। उन्होंने पहले 50 आधार अंकों की कटौती की, इसलिए कुल 75 आधार अंकों की कटौती हुई। हम फेड फंड्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो दिसंबर में जब वे अगली बार मिलेंगे, क्या वे ठहराव करेंगे? क्या वे 25 आधार अंकों से दरें घटाएंगे? और चलो वापस चलते हैं। अगर वे ठहराव करते हैं, तो क्या यह दर कटौती का आखिरी मौका होगा जो हम देखेंगे? क्या यह पूरी दर कटौती चक्र रहा है? क्या वे 2025 में दरें बढ़ाएंगे? क्योंकि ट्रंप की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ने वाली है। क्योंकि हम सभी जानते हैं, एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का रहस्य केवल आयात पर करों में वृद्धि है। जब तक आप कर सकते हैं, आयात पर करों को जितना अधिक बढ़ा सकते हैं, यह स्पष्ट है कि यह बार बार साबित हो चुका है, आपकी अर्थव्यवस्था उतनी ही बेहतर होगी। यह एक रहस्य है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। वास्तव में अगर हर देश आयात पर सभी जगह टैरिफ बढ़ा देता है, मान लीजिए 3, 4, 500%, यह स्पष्ट रूप से वैश्विक अर्थव्यवस्था के धीमे होने के लिए हमें जो समाधान चाहिए। चीन ने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? वे सभी इस प्रोत्साहन को करने की कोशिश कर रहे हैं। यह हास्यास्पद है। हम सभी जानते हैं कि इस प्रोत्साहन को करने के बजाय उन्हें केवल 200% टैरिफ सभी जगह लागू करना है और यह उनकी अर्थव्यवस्था को बचा देगा। खैर, चलो वापस चलते हैं। चलो सीपीआई के मुद्दों पर वापस चलते हैं। हम सीएनबीसी पर जाने वाले हैं और रेबेल कैपिटलिस्ट चैनल आप ओजीज के लिए आप वहां मेरे व्यंग्य समझें। मैं टैरिफ के बारे में क्या सोचता हूं। ट्रंप जो कर रहे हैं उसका बहुत कुछ शानदार है, लेकिन मैं उन्हें उन चीजों के लिए बुलाने जा रहा हूं जो वे कर रहे हैं, जो बिल्कुल बेवकूफी हैं और केंद्रीय योजना में जोड़ते हैं। हम अधिक केंद्रीय योजना नहीं बल्कि कम केंद्रीय योजना चाहते हैं। आप अधिक केंद्रीय योजना करके कम केंद्रीय योजना नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है, चलो सीपीआई पर चलते हैं। तो यह वार्षिक 2.6 पर है। हम 2.4 पर थे, याद रखें, और यह अक्टूबर के लिए है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 0.2% बढ़ा। अब यह महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि इस मामले में महीने दर महीने की तुलना साल दर साल की तुलना से अधिक महत्वपूर्ण है। अगर हम ये निर्धारित करने की कोशिश कर रहे हैं कि फेड के साथ क्या होने वाला है और उनका निर्णय दिसंबर में। अगला मुख्य चर्चा बिंदु कोर सीपीआई महीने में 0.3 बढ़ा और वार्षिक 3.3 था। अब इन दोनों संख्याओं वास्तव में सभी संख्याओं 0.2, 2.6, 0.3, 3.3 सभी अपेक्षाओं के अनुसार हैं। तो बाजार जो मान रहा था उससे कोई आश्चर्य नहीं है। हालांकि अन्य जगहों पर महंगाई के कम होने के संकेत हैं। आश्रय की कीमतें, अब यह वही है जिस पर हमें वास्तव में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसा कि आप लोग मेरे वीडियो देखते हुए जानते हैं, सीपीआई का लगभग 30% सभी मालिक के समकक्ष किराए या आश्रय की कीमतें हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि सीपीआई तेज हो, या अगर हम मानते हैं कि सीपीआई फिर से तेज होगा, जिसका मतलब है 4, 5, 6, 7 तक बढ़ना, शायद 2022 में जहां यह 9 या 10% था। आवास की कीमतों को इसके साथ चलना होगा। बैंक क्रेडिट और पैसे के निर्माण को भी एक बड़ा भूमिका निभानी होगी, लेकिन हम इसे एक अलग वीडियो के लिए बचा लेंगे। और फिर मुझे लगता है कि हमें यह भी कहना होगा, ठीक है, चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि घरों की कीमतें स्थिर थीं, तो सीपीआई क्या होगा? तो फिर फेड क्या करेगा? क्योंकि याद रखें कि उनका 2% लक्ष्य है और यह ज्यादा समय पहले की बात नहीं है जब वे 2% लक्ष्य के नीचे थे और वे डिफ्लेशन के बारे में पूरी तरह से चिंतित थे। याद है, मेरा मतलब है, यह एक जीवन काल पहले की तरह लगता है, लेकिन यह सिर्फ कुछ साल पहले की बात है जब फेड और वैश्विक केंद्रीय बैंक वैसे महंगाई को अपने 2% तक लाने की कोशिश कर रहे थे। हमें इसे बढ़ाना होगा, हमें इसे बढ़ाना होगा। हम इस महंगाई को 1.5% पर नहीं चलने दे सकते। हम कीमतों में वृद्धि नहीं होने दे सकते।
1.8% से ओह नहीं 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 नहीं, हमें इसे 2% तक लाना होगा। और फिर जैसे ही यह 2.4 पर पहुंचता है, अचानक वे चिंतित हो जाते हैं, या 2.6 पर। अब वे चिंतित हैं कि हमें इसे नीचे लाना होगा। मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूं। यह बहुत बहुत, तो चलो इसे स्पष्ट कर लेते हैं। जो होने वाला है वह यह है कि अगर सीपीआई 1.9 पर चला जाता है, तो अचानक ओह मेरे भगवान, हमें दरों को शून्य पर लाना होगा। हमें क्यूई करना होगा। हमें महंगाई को हमारे 2% लक्ष्य पर वापस लाने के लिए संभवतः हर संभव प्रयास करना होगा। लेकिन अगर सीपीआई 2.1% पर है, तो ओ मेरे भगवान, हमें महंगाई को नीचे लाना होगा। महंगाई बहुत स्थिर है। हमें क्यूटी करना होगा। हमें ब्याज दरें बढ़ानी होंगी। आप देखिए, मैं यहां जो कर रहा हूं वह इस 2% लक्ष्य की पागलपन और को उजागर करना है। मेरी राय में उन्हें एक बेवकूफ महंगाई लक्ष्य नहीं रखना चाहिए, जिसे हमें फेडरल रिजर्व नहीं होना चाहिए। बस अल्पकालिक ब्याज दरों के लिए तराजू पर अपनी अंगुली रखना। हमें उन्हें खेल से बाहर निकालना चाहिए। अब समय आ गया है कि हम भारतीय बारिश नर्तक व्यक्ति से आगे बढ़ें। वह बारिश नहीं बनाता। हमें उस निष्कर्ष पर पहुंचना होगा और बस उसे अलग रख देना चाहिए, उसे मूर्खों के कोने में डाल देना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए और कहना चाहिए, ठीक है, चलो बस बाजार की ब्याज दरें रखें और केंद्रीय योजनाकारों को भूल जाएं और हम बस उन संकेतों को देखेंगे जो हमें मिल रहे हैं, मूल्य संकेत। वास्तविक बाजार से, मैं इसे 2 साल की ट्रेजरी नहीं कहता, लेकिन निश्चित रूप से हमें इन केंद्रीय योजनाकारों पर ध्यान केंद्रित करना होगा जैसे कि वे सब कुछ हैं, जबकि वास्तव में वे बस पर्दे के पीछे ओझ के जादूगर हैं। खैर, यहां वापस आते हैं, और आपको पता है, अगर हम सीपीआई को 2% से नीचे लाते हैं, तो यह वास्तव में दिलचस्प होगा कि वे कहानी को कैसे मोड़ेंगे। क्योंकि अगर हम इसे वहां नीचे लाते हैं, तो वे क्या करेंगे? स्पष्ट रूप से वे नहीं कहेंगे, ठीक है, अब हमें इसे फिर से उसी स्तर पर लाना है। यह हास्यास्पद होगा। तो वे इस कहानी को कैसे बुनेंगे ताकि ऐसा लगे कि वे बेहद बेहद स्मार्ट हैं और उन्हें पता है कि वे क्या कर रहे हैं, भले ही वे पिछले बार जब हमारे पास सीपीआई 2% से नीचे था, उसके ठीक विपरीत कह रहे हों। और मुझे एहसास है कि वे वास्तव में सीपीआई पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। वे उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, क्या है, पीसीआई या पीसीई, कुछ ऐसा। लेकिन मैं बस सीपीआई का उपयोग उनके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक प्रॉक्सी के रूप में कर रहा हूं, जो उनके लक्ष्य से नीचे या ऊपर है। अगला चर्चा श्रमिकों मुद्रास्फीति समायोजित औसत घंटे की आय में महीने 0.8% की वृद्धि हुई, जो 1 साल पहले से 1.4% है। तो सीपीआई को वास्तविक कीमतों का प्रतिबिंब मानते हुए भी वास्तविक वेतन नकारात्मक हैं। तो नाम मात्र वेतन 1.4 बढ़ रहा है। ठीक है, बढ़िया। लेकिन अगर आप संख्याओं पर भरोसा करने जा रहे हैं, तो यह अभी भी कीमतों की वृद्धि की दर से कम है। इसका मतलब है कि उपभोक्ता की क्रय शक्ति घट रही है। आप कैसे मुद्रास्फीति की फिर से तेजी में जा सकते हैं, या अर्थव्यवस्था कैसे जल रही है जब उपभोक्ता की क्रय शक्ति घट रही है? आपने मुझे पकड़ लिया। आपने मुझे पकड़ लिया। ठीक है। तो मैं कुछ अलग-अलग चार्ट्स पर ध्यान देना चाहता हूं। वास्तव में महीने दर महीने, मुझे लगता है यह महत्वपूर्ण है। यहां आप सीपीआई के बारे में देख सकते हैं, 2.6, या जिसे वे कोर सीपीआई कहते हैं। उनके पास कोर सीपीआई है, उनके पास पीसीई है, उनके पास ये सभी चीजें हैं। यह 3.3 पर है। आप नीचे की प्रवृत्ति देख सकते हैं, थोड़ी बढ़ी। मैं यहाँ जो हाईलाइट करना चाहता था वह है वाहनों की लागत 2.7% बढ़ी है। मुझे लगता है कि यह दिलचस्प है। एयरलाइन किराए 3.2% बढ़ गए। ओ अंडे 6.4% नीचे। खैर, ये अच्छी खबर है। मैं नहीं कर सकता। फिर से मुख्य बात यह है कि क्रय शक्ति घट रही है। यही सब है जिस पर हमें वास्तव में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। चलिए एलन जेंटनर, मुख्य अर्थशास्त्री, मॉर्गन स्टैनली से सुनते हैं। सीपीआई से कोई आश्चर्य नहीं। अब तक फेड को दिसंबर में फिर से दरें घटाने की दिशा में होना चाहिए। तो उनका विचार है कि वे इसी दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे।
वे बाजारों को आश्चर्यचकित नहीं करने वाले हैं, पर अगले वर्ष की कहानी अलग है। संभावित टैरिफ और अन्य ट्रंप नीतियों के चारों ओर अनिश्चितता को देखते हुए, देखो, मुझे टैरिफ से नफरत है, आप लोग जानते हैं, और मुझे लगता है कि यह ट्रंप का अब तक का सबसे बेवकूफी भरा विचार है, या सबसे बेवकूफी भरे विचारों में से एक है। लेकिन क्या वे विशाल उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति पैदा करेंगे? शायद नहीं, शायद नहीं। और अब क्या वे उन चीजों की कीमतें बढ़ाएंगे जो आप वॉलमार्ट, होम डिपो पर खरीदते हैं? मुझे यकीन है कि यह होगा, लेकिन अगर क्रय शक्ति नहीं बढ़ रही है तो, और मैं यह हमेशा इन वीडियो में कहता हूं, आपको पीटर को लूट कर पॉल को भुगतान करना होगा। तो अगर वॉलमार्ट, होम डिपो, टारगेट पर चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं तो ठीक है, लेकिन आपका वेतन नहीं बढ़ रहा है। तो अगर आप वह सामान खरीदना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब है कि आपके पास अन्य सामान खरीदने के लिए आपके वेतन का कम हिस्सा है, और इसका प्रभाव उन अन्य व्यवसायों पर पड़ता है, घरेलू व्यवसायों पर। और उन्हें क्या करना होगा? उन्हें कर्मचारियों को निकालना होगा। वे कर्मचारियों को निकालते हैं। मान लीजिए कि बेरोजगारी की दर बढ़ती है, समग्र मांग घटती है, और इसलिए आपको उन सभी जगहों पर मांग में कमी मिलती है जहां सामान की कीमतें वास्तव में बढ़ गई हैं। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि कीमतें थोड़ी बढ़ती हैं, लेकिन जब तक मैं मिल्टन फ्रीडमैन नहीं बन जाता, मैं अपना मिल्टन फ्रीडमैन हैट पहनता हूं, और मैं एक मौद्रिकवादी बन जाता हूं, और मैं बस यह नहीं देखता कि आप उपभोक्ता कीमतों को कैसे बढ़ाते हैं कुल सामान और सेवाओं की टोकरी के रूप में लंबे समय में, जब तक आपके पास मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि नहीं है, और उस मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि को बैंकिंग प्रणाली द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। फेड द्वारा क्यूई या जो भी हो, अंत में ये मायने नहीं रखता। हमें बैंकों को सहयोग करना होगा। और जब बैंक बाहर देख रहे होते हैं और वे सभी इस जोखिम को देख रहे होते हैं, वे वाणिज्यिक अचल संपत्ति को देख रहे होते हैं, वे देख रहे होते हैं कि क्या हो रहा है। स्नाइडर ने रिपो फेल्स के बारे में बात की है, नकारात्मक ब्याज दर स्वैप, और आपके पास सभी ये संकेत हैं जहां बैंकिंग प्रणाली पीछे हट रही है। वे पीछे हट रहे हैं, वे पूरी ट्रंप अर्थव्यवस्था को नहीं खरीद रहे हैं। आप ऐसा करना चाहें तो ठीक है, लेकिन वास्तविक अर्थव्यवस्था में उधार नहीं दे रहे हैं, बहुत अधिक जोखिम देख रहे हैं। और वे आर्न, क्या वह मुद्रा आपूर्ति बनाते हैं जो स्थायी उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति की ओर ले जाती है? क्यों? क्योंकि वह पैसा उपभोक्ता के पास जाता है, जो वेतन में जाता है, जो कंपनियों के पास जाता है। यह उपभोक्ता को स्थिति में डालता है। अगर वॉलमार्ट में कीमतें बढ़ रही हैं तो उन्हें पीटर को लूटने की जरूरत नहीं है ताकि पॉल को भुगतान कर सकें। उनके वेतन उसी स्तर पर बढ़ रहे हैं, अर्थव्यवस्था में अधिक पैसा है। मैं इसे अक्सर अच्छी तरह से नहीं समझाता, मैं बस यहां से वहां कूद जाता हूं। तो मैं सोचता हूं कि आगे बढ़ते हुए यह महत्वपूर्ण है कि मैं विचार प्रक्रिया समझाऊं, क्योंकि इतने सारे लोग सही तरीके से वे बस टैरिफ देखते हैं और सोचते हैं ठीक है, कीमतें बढ़ गई हैं, या वे तेल देखते हैं। यह एक और अच्छा उदाहरण है। तेल बढ़ गया, इसलिए यह सब चीजों के लिए एक इनपुट है, इसलिए सब चीजों की कीमतें बढ़नी चाहिए। अगर बैंक खेलें, यह वही है जो 1970 में देखा। 1970 में M2 मुद्रा आपूर्ति का चार्ट देखें। यह ऐसा है, सीधे ऊपर, और यह बस उस प्रवृत्ति रेखा का पालन करता है। आपके पास उन मंदियों के दौरान थोड़ा सा समतल होना है, लेकिन यह लगभग सीधे ऊपर है। आप कभी भी वह नहीं देखते जो हमने 2023 में देखा। मुझे विश्वास है जब हमें M2 में वास्तव में गिरावट आई, हमने यह महान मंदी के बाद से नहीं देखा। खैर, यहाँ वापस आते हुए चलो महीने दर महीने चलते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि यह हमें कुछ अंतर्दृष्टि देता है कि सीपीआई आगे क्या करने वाला है और यह कैसे प्रभाव डाल सकता है फेड के निर्णय के बारे में। और फिर मैं उस मेट्रिक के लिए सीपीआई का उपयोग कर रहा हूं जिस पर वे ध्यान केंद्रित करते हैं। मुझे यकीन नहीं है कि यह कोर है या पीसी, मैं इसे बाद में देखूंगा। वास्तव में जोश, क्या आप मेरे लिए इसे जल्दी देख सकते हैं? क्या आप उस मेट्रिक को देख सकते हैं? मुझे पता है कि आप जानते हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। आप जानते हैं कि जिस पर फेड वास्तव में ध्यान केंद्रित करता है। हाँ, मैं उसे ढूंढ लूंगा। ठीक है, जब आप उसे ढूंढें तो बस बताएं। मुझे पता है कि ये या तो कोर सीपीआई है, मुझे नहीं लगता कि ये कोर सीपी है। मुझे लगता है कि यह ईसीई है। खैर, वह इस पर हमें वापस बताएगा। तो चलो महीने दर महीने देखते हैं। जो पहली चीज मेरी नजर में आती है वह है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सभी 2%।
मेरे लिए ये बस अजीब है। जैसे 4 महीनों में एकदम वही प्रतिशत होने की संभावनाएं क्या हैं? फेड पीसीई को ट्रैक करता है। पीसीई, धन्यवाद जोश। तो हम सीपीआई की समग्र मुद्रास्फीति का उपयोग कर रहे हैं। हमें उस पीसीई पर ध्यान देना होगा। जब मैं फेड के 2% लक्ष्य के बारे में बात कर रहा हूं, इस पर वापस आते हैं। यह अजीब है। प्रकृति में कोई सीधी रेखाएं नहीं होती और मुझे याद है कि मैंने स्नाइडर को चीन के कुछ डेटा के बारे में बात करते सुना था और वह कह रहा था कि उनके पास जैसे बिल्कुल वही, मुझे याद नहीं है कि क्या था, लेकिन उनके पास लगातार 14 महीनों तक महीने दर महीने बिल्कुल वही संख्या थी और वह कह रहा था, ठीक है, अब आप जानते हैं कि यह पूरी बकवास है, क्योंकि ऐसा होने की संभावना लगभग शून्य है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि 4 महीनों में लगातार 0.2% होना लगभग शून्य है, लेकिन ये बस अजीब लगता है। ये काफी संदिग्ध। लेकिन खैर, यहां आगे बढ़ते हैं तो हमें सीपीआई को साल दर साल समझने के लिए यह समझना होगा कि वहां आधार प्रभाव हैं, है ना? तो हमारे पास यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 हैं। तो स्पष्ट रूप से एक साल में 13 महीने नहीं होते। तो जो वे हमें दिखा रहे हैं, मैं मान रहा हूं वह महीना है जो गिर गया। तो वे पिछले 12 महीनों का उपयोग कर रहे हैं। तो अगर वे पिछले 12 महीनों का उपयोग कर रहे हैं तो स्पष्ट रूप से अक्टूबर 2023 गिर गया और अब वे नवंबर 2023 से अक्टूबर 2024 का उपयोग कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि वे किसी प्रकार का सूत्र या एल्गोरिदम उपयोग करते हैं। जब मैं इन्हें जोड़ता हूं, ओह, आप जानते हैं यह क्या है? मैं शर्त लगाता हूं, क्योंकि जब मैं इन्हें जोड़ता हूं, कभी-कभी पिछले 12 महीनों में आप अक्सर सही शीर्षक संख्या तक नहीं पहुंचते, कभी-कभी बस थोड़ा-सा भिन्न। लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे लगता है कि शीर्षक संख्या एक और दशमलव बिंदु लेती है और फिर ऊपर या नीचे गोल करती है। जहां हम यहां वह अतिरिक्त दशमलव बिंदु नहीं प्राप्त कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह भिन्नता हो सकती है, लेकिन बात यह है कि आधार प्रभावों को उजागर करना है। तो हमारे पास है 0.1 से 0.2 तक, तो यह जोड़ने वाला है ऊह वह 0.1। और चलो देखते हैं। तो ये पूरी तरह से नहीं है। मुझे वापस जाकर देखना होगा कि पहले क्या गिरा था। निचली बात यह है कि आगे बढ़ते हुए हमें वास्तव में इस पर ध्यान केंद्रित करना होगा, क्योंकि फरवरी मार्च में क्या हुआ, या चलो बस जनवरी में वापस चलते हैं जहां हमें 0.2 से एक वृद्धि मिली, 0.2, 0.3 तक, 0.4 तक, 0.4 तक और फिर 0.3 पर वापस। तो क्या होने वाला है? सभी अन्य समान होने पर चलो बस मान लेते हैं कि हम अगले 3 महीनों के लिए 0.2 के इस अजीब सीधे रेखा के रुझान पर बने रहते हैं। ठीक है। तो क्या होने की संभावना है? हमारे पास 0.2 की कमी होगी तो कुछ नहीं, 0.2 की कमी तो कुछ नहीं, क्योंकि हमारे पास 0.2 की कमी हो रही है, लेकिन हम 0.2 जोड़ रहे हैं, है ना? हमारे पास 0.3 कम होगा पर हम 0.2 जोड़ेंगे। सीपीआई पर क्या प्रभाव होगा? फिर हमारे पास 0.4 और 0.4 और 0.3 होगा। तो आपके पास यहाँ 4 महीने होंगे जहां यदि शीर्षक महीने दर महीने 0.2 बना रहता है तो आपके पास वर्ष दर वर्ष गिरावट होगी। आपके पास वर्ष दर वर्ष गिरावट काफी होगी वास्तव में इस बिंदु तक कि चलो बस 0.1 प्राप्त करें। मैं 0.2 और 0.3 के बीच के अंतर को देख रहा हूं। हमें 0.1, 0.2 मिला तो हम 0.3, 0.5 हैं और फिर हम 0.6 हैं। तो अगर यह अगले 4 या 5 महीनों तक जारी रहता है तो सीपीआई सभी समान होने पर लगभग 2% के आसपास होगा। तो यह क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह है, और फिर से मैं जानता हूं कि बहुत से लोग कह रहे हैं, ओह जॉर्ज, आप सरकारी आंकड़ों को नहीं देख सकते, ये महंगाई को कम आंकता है, और मैं पूरी तरह से सहमत हूं और मैं इसे समझता हूं, लेकिन हमें इस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है क्योंकि यही वह चीज है जिस पर फेड ध्यान देता है। तो
अगर हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बाजार क्या सोचता है, क्योंकि अंत में ये मायने नहीं रखता कि हम क्या सोचते हैं जब हम अपने पोर्टफोलियो का निर्माण कर रहे हैं और निवेश या दांव या व्यापार कर रहे हैं आदि। मायने नहीं रखता कि हम क्या सोचते हैं, मायने रखता है कि बाजार क्या सोचता है। हमें ध्यान वहां लगाना होगा। तो भले ही यह इसे कम आंकता है, मुझे लगता है कि प्रवृत्ति सामान्यतः सही है और हम जानते हैं कि बाजार इस पर व्यापार करेगा और फेड इस पर निर्णय लेगा, इसलिए हमें इस पर ध्यान देना होगा। तो यह मुझे बताता है कि फेड के रुकने की संभावना, या चलो बस यह कहें कि वे अपने तटस्थ दर तक पहुंचने से पहले रुकने की संभावना बहुत कम है, बहुत कम है, और कम से कम अगले शायद 5 से 6 महीनों के लिए। इसलिए मैं देखूंगा कि बाजार वर्तमान में फेड फंड्स के बारे में क्या भविष्यवाणी कर रहा है। माफ कीजिए, और यह शायद मेरा आधार मामला होगा। अगर मैं मान रहा हूं कि हमें कोई काला हंस घटना या मंदी नहीं होगी, जिसे मैं शून्य से बहुत ऊपर मानता हूं, संभावना या यहां तक कि संख्याएं अन्य डेटा, अन्य आर्थिक डेटा में काफी नरम हो गईं। अब मैं जाना चाहूंगा, ओह यह कहां था, यहां मेरे पास सीपीआई खोला हुआ था। ओह आप जानते हैं क्या, ये वाला था, अलग बीएलएस पृष्ठ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मुझे हमेशा इतिहास देखना पसंद है, ये देखने के लिए कि अतीत में क्या हुआ है और अतीत के चक्रों, अतीत के फेड दर कटौती चक्रों को उदाहरण के रूप में देखना। और हम जानते हैं कि हमें आखिरी बड़ा दर कटौती चक्र जीएफसी के दौरान मिला था। मुझे नहीं पता कि आप सर्वासियस बीमारी को गिनना चाहते हैं या नहीं, लेकिन वास्तव में जीएफसी, और मुझे लगता है कि यह देखना बहुत दिलचस्प है कि 2007 के अंत से 2008 में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति के साथ क्या हुआ। सही, क्योंकि हम पीछे सोचते हैं, जैसे अगर मैं आप में से किसी से पूछूं, हे जीएफसी के दौरान उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति के साथ क्या हुआ, आप कहेंगे ओह ये नीचे आया, यह नीचे आया। मेरा मतलब है यह महान मंदी के बाद हमारे पास आई डिफ्लेशनरी बस्ट के सबसे करीब था। लेकिन आप पूरी तरह से सही नहीं होंगे, आप आधे सही होंगे। तो आप शुरुआत में पूरी तरह से गलत होते और फिर अंत में आप सही होते। तो इसे देखिए, हम 2007 के सितंबर में जाते हैं। सीपीआई 2.8% पर था, 2.8%, 2.8%। इस समय से अधिक था जब उन्होंने 50 आधार अंक घटाए थे। लेकिन जुलाई में यह कहां था, इसे देखें। और वह रिपोर्ट वैसे अगस्त में आई थी, 5.6%, 5.6%। मेरा मतलब है यह अविश्वसनीय है। तो मैं हमेशा यह कल्पना करना पसंद करता हूं कि मैं उस समय के दौरान जी रहा था जो स्पष्ट रूप से मैंने किया, लेकिन मैं बाजारों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा था। मैं हमेशा यह कल्पना करने की कोशिश करता हूं कि मैं उस समय के दौरान जी रहा था और बाजारों पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, और खुद से पूछता हूं, नंबर 1 कहानी क्या होती, और नंबर 2 उस कहानी ने मेरे निर्णय लेने की प्रक्रिया को कैसे प्रभावित किया होता, और मैंने अपना पोर्टफोलियो कैसे सेट किया होता, या क्या यह प्रभावित करता। क्योंकि मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि मैं तब भी यील्ड कर्व पर उतना ही ध्यान केंद्रित करता जितना मैं अब करता हूं। और यील्ड कर्व, जैसा कि आप लोग जानते हैं, दिसंबर 2007 में ये चिल्ला रहा होता मंदी का। और इसलिए डिसइंफ्लेशन या अंत का खेल संभवतः सीपीआई द्वारा मापी गई डिफ्लेशन भी हो सकता है। लेकिन फिर भी सभी कर्व आपको बता रहे होते कि ये सभी गूढ़ ब्याज दरें, और ओह वैसे तब मुझे विश्वास है कि यह वह पहला समय था जब हमने ब्याज दर स्वैप को नकारात्मक होते देखा। तो नकारात्मक स्वैप स्प्रेड, और यहां यही वह समय होता जब हमारे पास विस्फोट होता। और मैं यहां जुलाई 2008 की ओर इशारा कर रहा हूं। इस समय आपने देखा होता, आपने केवल देखा नहीं होता, आपने लाइबोर और फेड फंड्स के बीच का अंतर अनुभव किया होता। आपने उस विस्फोट के दौरान जिया होता, या मेरे दिमाग के शीर्ष से लगभग 1 साल, क्योंकि यह 2000 में भिन्न होना शुरू हुआ। मुझे विश्वास है कि यह 2007 के मध्य में था। तो आपके पास यह रेखा है जहां ये ब्याज दरें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं,
जिसका अर्थ है फेड फंड्स दर, और लाइबोर यह ऑफ था, यह ऑफशोर डॉलर ब्याज दर थी बनाम ऑनशोर घरेलू डॉलर ब्याज दर, सही, रात भर, और और उधारी, हाँ, रात भर की उधारी। तो फिर हम इस भिन्नता को देखते हैं जहां लाइबोर अचानक बढ़ जाता है और आप इस डेल्टा स्प्रेड को बड़ा और बड़ा होते हुए देखते हैं। तो जो कोई भी ध्यान दे रहा था, और यह सिर्फ स्नाइडर के लिए नहीं है, बल्कि पेरी मर्लिंग जैसे लोगों के लिए है, जिनका मैंने इस चैनल पर कुछ बार उल्लेख किया है। वे मेरे पसंदीदा में से एक हैं जब वैश्विक बैंकिंग प्रणाली की बात आती है। उनका नाम पेरी है। मर्लिंग, फिर से मुझे विश्वास है कि यह MERHLING है, लेकिन वे ये चार्ट दिखाते हैं और कहते हैं अगर आप ध्यान दे रहे होते तो आप जानते होते कि यह सब बिखरने वाला है। आपको इसके बारे में 1 साल पहले ही पता होता, लेकिन इस पर विचार करें, भले ही आप इसे इंगित कर रहे होते, अगर हम सभी उस समय जी रहे होते, इन बाजारों पर ध्यान केंद्रित कर रहे होते और एक लाइव स्ट्रीम कर रहे होते जैसे हम अभी कर रहे हैं, और हम वहां बैठकर टेबल पर जोर दे रहे होते, अरे हम मुसीबत में हैं, हम मुसीबत में हैं, लाइबोर को देखो, फेड फंड्स को देखो, इसे देखो, देखो, आप जानते हैं, यील्ड कर्व को देखो, इन ब्याज दरों को देखो, हर कोई हमें बता रहा होता कि हम अपने दिमाग से बाहर हैं, क्योंकि हम मंदी के बारे में बात कर रहे होते, लेकिन हम दीर्घकालिक या मध्यकालिक में अवस्फीति, अगर नहीं तो अवस्फीति के बारे में भी बात कर रहे होते, और हम ये कह रहे होते, जबकि सीपीआई 2.8 से 5.6 तक जा रहा था। तो लगभग 8 महीने या उससे अधिक 9 महीने हम पूरी तरह से गलत होते। लेकिन दीर्घकालिक में स्पष्ट रूप से अगर आप जीएफसी की भविष्यवाणी कर रहे होते तो आप पूरी तरह से सही होते, क्योंकि एक बार जब हमारा सीपीआई 5.6 पर पहुंच गया तो आप लोग जानते हैं कि क्या हुआ, बाकी इतिहास है। फिर हम 1 साल बाद सीधे 2.1 पर चले जाते हैं, जिसका मतलब है 2.1% अवस्फीति। तो उस अंतिम चार्ट को लाने का मेरा उद्देश्य इस तथ्य को उजागर करना है कि जब हम इनसे गुजरते हैं दर कटौती के चक्रों में, सीपीआई का बढ़ना बहुत बहुत सामान्य है, और ये बहुत बहुत सामान्य है कि 10 वर्षीय ट्रेजरी की लंबी अवधि भी बढ़ती है। इसलिए मैं यह नहीं कह रहा कि यह जीएफसी की तरह बिल्कुल होगा। कोई निश्चितताएं नहीं हैं, केवल संभावनाएं हैं। लेकिन मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि सिर्फ इसलिए कि आप देख रहे हैं कि लंबी अवधि बढ़ रही है, या सिर्फ इसलिए कि आप देख रहे हैं कि सीपीआई बढ़ रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम मंदी के मामले में सुरक्षित हैं और हम मध्य से दीर्घकालिक में सीपीआई की फिर से तेजी देखने जा रहे हैं। और मैं इस बार तर्क करूंगा, मुझे संदेह है कि आप इसे अल्पकालिक में भी देखेंगे। क्यों? क्योंकि पहला, वे आधार प्रभाव हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, लेकिन दूसरा जो कहीं अधिक महत्वपूर्ण है वह यह है कि बैंक बस पैसे नहीं बना रहे हैं, वे पैसे नहीं बना रहे हैं, और हम यहां तक कि पैसे की आपूर्ति में वृद्धि भी नहीं देख रहे हैं, जो हमने जीएफसी से पहले मुद्रास्फीति के बढ़ने के दौरान देखी थी। और अंत में, यदि आपके पास अधिक मुद्रा इकाइयां नहीं बनाई जा रही हैं और अर्थव्यवस्था में नहीं आ रही है, चाहे ट्रंप टैरिफ के साथ क्या कर रहे हों या इन चीजों में से कोई भी, उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति में स्थायी वृद्धि देखना बहुत कठिन है इस बिंदु तक कि यह लंबे समय में तेजी से बढ़ती है, जैसा कि हमने 1970 के दशक में देखा था। और इस नोट पर मैं सभी को याद दिलाना चाहूंगा कि 1970 के दशक में जब चीजें बिगड़ गईं, बेरोजगारी की दर बढ़ गई, तो मुद्रास्फीति का क्या हुआ, या कम से कम सीपीआई का। और तब मुझे लगता है कि वे सीपीआई को मापने के तरीके के बारे में बहुत अधिक ईमानदार थे। लेकिन बात यह है कि जब 424 75 में चीजें बिगड़ी और फिर 80 में आपने बेरोजगारी की दर में वृद्धि देखी, आप मंदी को देखते हैं, मुद्रास्फीति की दर कम होती है। मुद्रास्फीति में कमी है। मुझे लगता है कई मुख्य निष्कर्ष होंगे। अंतिम मुख्य निष्कर्ष यह होगा कि जब मैं यहां संभावनाओं को देखता हूं तो मुझे दिसंबर के लिए फेड में किसी भी बदलाव की उम्मीद नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि वे वास्तव में दरों को उनके कथित तटस्थ दर पर जल्दी ले जाने के निर्णय से भटक रहे हैं।
बाजारों को परेशान किए बिना जितना हो सके, और मेरे दिमाग में तुरंत मुझे लगता है कि उनकी तटस्थ दर शायद लगभग 3.5 के आसपास है, कुछ ऐसा। और यह एक मंदी, डेटा के बहुत नरम होने या एक काले हंस की घटना के बिना है, जिसे हम एक अलग वीडियो के लिए बचाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण संभावना है। दोस्तों, इस नोट पर अपने बाकी दोपहर का आनंद लें। आप खड़े हैं। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, मुक्त बाजार पूंजीवाद के लिए। अगले वीडियो में मिलते हैं।